फ्रेंड्स, मैं फ़तह खान आप लोगों का फ़तह की पाठशाला में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग सी-टेट सितंबर 2026 में आने वाले सीडीपी के पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट करेंगे, जो पेपर 1 और 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है? अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह, 1 शैशवावस्था, 2 प्रारंभिक बाल्यावस्था, 3 माध्यमिक बाल्यावस्था, 4 किशोरावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1 विकास एक खास क्रमानुसार चलता है, 2 विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, 3 विकास पैर से सिर की दिशा में होता है, 4 विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 विकास पैर से सिर की दिशा में होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है? 1 केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, 2 केवल पालकों के पालन पोषण का तरीका, 3 आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया, 4 केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 आनुवंशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समाजीकरण 1 रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है, 2 सरल व एक आयामी प्रक्रिया है, 3 जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, 4 अनम्य व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जीन पियाजे ने सुझाव दिया कि 1 बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं, 2 भाषा विकास को सुसाध्य करती है, 3 बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, 4 बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बच्चे बड़ों से अलग सोचते और सीखते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? 1 शैशवावस्था 6 से 11 साल, 2 माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 साल, 3 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक, 4 पूर्व संक्रियात्मक चरण जन्म से 2 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? 1 यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करता, 2 यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है, 3 यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी अवलोकनों का उपयोग करता है, 4 यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि 1 बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं, 2 बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं, 3 बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रियाओं का अनुकूलन करके सीखते हैं, 4 बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बच्चे बड़ों की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डैश जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्व दी है, 1 भाषा, 2 कैलेंडर, 3 कैलकुलेटर, 4 मोबाइल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भाषा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक प्रगतिशील कक्षा में 1 बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है, 2 बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए वे अन्य पाठ्यक्रम अपनानी चाहिए, 3 सीखने को सुसाधित करने के लिए वेधन व अभ्यास की विधि का पालन किया जाता है, 4 सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी बुद्धि
का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपनी भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं। एक, तर्क गणितीय बुद्धिमत्ता। दो, शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि। तीन, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। चार, भाषाई बुद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, अंतः वैयक्तिक बुद्धि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षकों का कौन सा व्यवहार बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता पक्षपात कम करने में मदद करेगा? एक, कक्षा में केवल लड़कों को भारी कुर्सी मेज उठाने को कहना। दो, खेल के लिए गुड़िया व घर केवल लड़कियों को देना। तीन, देखभाल करने वाले व्यवसायों का जिक्र केवल औरतों के संदर्भ में करना। चार, सभी जेंडरों में श्रव्यता व समादृष्टि के गुण विकसित करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी जेंडर में श्रव्यता व समादृष्टि के गुण विकसित करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा परिप्रेक्ष्य भाषा को संज्ञान को सुसाध्य करने वाले महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखते हैं? एक, व्यवहारवादी। दो, सूचना संक्रमण। तीन, सामाजिक सांस्कृतिक। चार, मनोगतिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक सांस्कृतिक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कक्षा में विविधता को समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति नहीं है? एक, छात्रों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाना। दो, छात्रों के विभिन्न पृष्ठभूमियों के अनुरूप शिक्षण शास्त्र। तीन, ऐसे विविध उदाहरण प्रदान करना जो सभी विद्यार्थियों के लिए अर्थपूर्ण हो। चार, निर्देश के मानक सेट का उपयोग करना और विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, निर्देश के मानक सेट का उपयोग करना और विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को अनदेखा करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से अर्थपूर्ण अधिगम के लिए आकलन की विशेषता क्या होनी चाहिए? एक, मानकीकृत। दो, व्यापक। तीन, रचनात्मक। चार, गुणात्मक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों, व्यापक और रचनात्मक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? एक, बाधा मुक्त वातावरण का प्रावधान। दो, योग्यताओं के आधार पर बच्चों का पृथक्करण। तीन, बच्चों को पहचान कर उनका उपयुक्त नामीकरण। चार, पाठ्यक्रमीय अनुभव व शिक्षण शास्त्रीय रणनीतियों में लचीलापन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 4। तो ये किस में है? ऑप्शन नंबर 1 में, 1 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। छात्रों के विविध समूहों के साथ बातचीत करते समय एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? एक, बहस और चर्चा को प्रोत्साहित। दो, अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों पर चिंतन। तीन, एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन। चार, व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षिक रणनीति के रूप में अपनाना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों, एक समान पाठ्यक्रम और मानकीकृत मूल्यांकन का पालन, व्याख्यान पद्धति को एकमात्र शैक्षिक रणनीति के रूप में अपनाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों के सीखने को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को पुस्तकों के अलावा विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए व उन्हें लिखित परीक्षा में अतिरिक्त समय देना चाहिए। तर्क, पठन वैकल्य की चुनौती वाले विद्यार्थियों को पढ़ने में कठिनाई होती है। एक, ए और आर दोनों सही और आर सही व्याख्या करता है ए की। दो, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। तीन, ए सही है लेकिन आर गलत है। चार, ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा उदाहरण सहायक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की मदद करेगा? एक, हेडफोन। दो, चित्र आधारित वर्कशीट। तीन, पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल लिपि। चार, श्रवण में मदद करने का उपकरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, पढ़ने व लिखने के लिए ब्रेल प्रणाली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं? एक, जिज्ञासा। दो, स्वतंत्रता। तीन, अनुकूलनशीलता। चार, उच्च स्तर की एकाग्रता। पाँच, बारंबार अभ्यास की आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर होगा 1, 2, 3 और 4।
तो इसका आंसर कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में 1, 2, 3 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन प्रभावी अधिगम के लिए केवल शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछना चाहिए, न कि बच्चों को तर्क। बच्चे निष्क्रिय श्रवण की प्रक्रिया के माध्यम से सर्वाधिक अर्थपूर्ण ढंग से सीखते हैं। एक ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन शिक्षकों को विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उचित व उपयुक्त पार प्रदान करना चाहिए। तर्क सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। एक ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षकों को प्राथमिक या माध्यमिक स्कूली कक्षाओं में बच्चों की असफलताओं को किस प्रकार देखना चाहिए? 1 बच्चों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन। 2 शिक्षकों की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन। 3 माता पिता की कम योग्यताओं का प्रतिबिंबन। 4 स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 स्कूली तंत्र की कार्यशीलता का प्रतिबिंबन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में अधिगम। 1 निष्क्रिय और व्यक्तिगत है। 2 सक्रिय और व्यक्तिगत है। 3 सक्रिय और सामाजिक है। 4 निष्क्रिय और सामाजिक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सक्रिय और सामाजिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डैश में समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उप लक्ष्यों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 1 कार्यात्मक स्थिरता। 2 कलन विधि। 3 साधन लक्ष्य विश्लेषण। 4 अनुक्रिया समुच्चय। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 साधन लक्ष्य विश्लेषण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभिकथन शिक्षकों को बच्चों की मानसिक स्थिति व संवेगात्मक जरूरतों की उपेक्षा करनी चाहिए। तर्क अकादमिक अधिगम बच्चे के संवेगात्मक स्वास्थ्य से प्रभावित नहीं होता। 1 ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। 2 ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। 4 ए और आर दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 ए और आर दोनों गलत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिगम को कैसे सुसाधित करना चाहिए? 1 अर्थपूर्ण खोज द्वारा। 2 विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। 3 भौतिक पुरस्कार देकर। 4 नकारात्मक पुनर्बलन देकर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 अर्थपूर्ण खोज द्वारा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्वयं के ज्ञाता होने के बारे में जागरूकता व समझ किस प्रक्रिया में शामिल है? 1 अधिसंज्ञान। 2 समायोजन। 3 समावेशन। 4 अनुबंधन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन 1 अधिसंज्ञान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिक्षकों में मान्यता रखनी चाहिए कि योग्यता डैश है और विद्यार्थियों को डैश तय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 1 स्थिरता महारत उन्मुखी लक्ष्य। 2 स्थिरता प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य। 3 वार्धिक महारत उन्मुखी लक्ष्य। 4 वार्धिक प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्य। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 वार्धिक महारत उन्मुखी लक्ष्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रेरणा और सीखने के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र सजा से बचने के कारण अभिप्रेरित होते हैं। 2 सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्र बाहरी रूप से प्रेरित हों। 4 सीखने में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सीखना तब प्रभावी होता है जब छात्रों में आंतरिक अभिप्रेरणा हो। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप लोगों को 30 में से कितना नंबर आ रहा है। बाय।